तो हम लोग आज पढ़ेंगे अलॉय फॉर्मेशन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, पर्टिकुलरली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है अलॉय जितना भी बनता है सब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ही उसका रीजन अलॉय फॉर्मेशन का रीजन। जब हम लोग एटॉमिक साइज पढ़ रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि एटॉमिक साइज में वेरिएशन नहीं है, लगभग सबका सेम। समझिए ना, थर्ड 3D 4D 5D ये 7D में सारे में पूरा में कंपैरिजन करोगे तो उसका जो रेडियस में डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल डिफरेंस, माइन्यूटली अगर हम ऑब्जर्व नहीं बहुत ध्यान से ध्यान नहीं देंगे है ना, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड वे में जब उसके ऊपर हम ध्यान देंगे है ना, तब हमको पता चलेगा हाँ एटॉमिक साइज में डिफरेंस है, अदरवाइज हमको कुछ पता नहीं चलता। समझ गया ना, इसीलिए सेपरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट भी डिफ़िकल्ट होता है, डी से ज़्यादा एफ ब्लॉक में होता है, इतना ज़्यादा सिमिलैरिटी होता है, मतलब इक्विवेलेंट है सबका एटॉमिक साइज। ठीक है ना, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो वेरिएशन फ्लो हो गया, क्या बोलते हैं लोग 4 और 5th में तो लगभग सेम ही है एटॉमिक साइज, और 3D और 4D में भी बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। 4D 5 तो लगभग सेम है और 3D 4D में भी नेग्लिजिबल डिफरेंस है। समझ गए ना, ये जो एटॉमिक साइज सेम होने के कारण ये एक दूसरे से मिक्स हो जाता है आसानी से क्रिस्टल लैटिस में। जैसे मान लो कि अगर आयरन, इसको चारों तरफ से आयरन ऐसे कवर किए है ना, ऐसे आयरन कवर किए क्रिस्टल लैटिस में, एक आयरन को ऐसे आयरन कवर। अब इसमें हमको क्रोमियम डालने का मन हुआ तो क्रोमियम का भी साइज सेम है, इसको हटा देगा, यहाँ क्रोमियम निकेल डालने का मैंने निकेल भी डाल दिया, कोई आयरन हटाया हुआ निकेल। इवन ये सेंट्रल एटम है, इसको भी हटा करके कुछ और आ गया। ठीक है, वेनेडियम आ गया, कुछ भी आ गया। ठीक है, एक टंगस्टन आ गया, कुछ भी आ सकता, क्योंकि सबका एटॉमिक साइज तो सेम है और बॉन्ड जैसे बना हुआ था नॉर्मल वैसे ही बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब वर्चुअल बने, रियल हम नहीं बता रहे, ये एक मान के हम बता रहे हैं, क्योंकि सारे मेटल का तो क्रिस्टल अलग अलग होता है, सारे मेटल का क्रिस्टल अलग होता है, उसको इंडिविजुअली एक्सपर्ट पढ़ना पड़ता है। उसके बाद चैप्टर अलग से जो हायर क्लास में अभी है नहीं, समझ गए, तो वहाँ पर सारे मेटल्स का क्रिस्टल लैटिस अलग से पढ़ना ही है, तो उस चैप्टर में पढ़ना ही है खाली क्रिस्टल के बारे में, तो वहाँ उसकी पढ़ाई हो सिर्फ एक डिस्प्ले करने के लिए हमें बना रहे इस तरह से। समझ गए ना, तो होता क्या है कि डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट, तो उसका रीजन क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, मतलब माइन्यूट डिफरेंस। समझ गया ना, तो इसीलिए कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट किसी को भी रिप्लेस कर सकता है उसके क्रिस्टल लैटिस से। आगे क्रिस्टल लैटिस समझ रहे हो, क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल बनता है तो उसमें क्या होता है, हर पार्टिकल का पोजीशन फिक्स होता है। तो यहाँ पर मेटालिक क्रिस्टल है, यहाँ पर मेटालिक क्रिस्टल है, तो यहाँ पर पार्टिकल कौन सा हुआ, एटम, मेटल हुआ, मेटालिक एटम। यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस में जो रहेगा पार्टिकल कौन रहेगा, मेटालिक एटम रहेगा ना, हाँ, ये जो मेटालिक एटम सारे का साइज सेम है, तो कोई एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है। जब साइज सेम है तो पता भी नहीं चलेगा ना कब किसको धक्का दे के बाहर कर दिया, एडजस्ट हो गया। कोई बड़ा छोटा रहेगा तब, हाँ, छोटा तो बड़ा को भगा नहीं पाएगा, हाँ, अब बड़ा छोटा की जगह पर जाना चाहेगा जा नहीं पाएगा, मोटा आदमी इस चेयर पर बैठाएंगे बैठेगा नहीं बैठेगा, हाँ, हम मोटा आदमी को भगाना चाहेंगे तो भगा नहीं पाएंगे, हाँ, वो मेरे चेयर पर आके बैठ नहीं सकेगा। ठीक है, वो जहाँ बैठे हैं हम उनको हिला डुला नहीं सकेंगे, तो वहाँ पर कॉम्बिनेशन बने कहीं नहीं, एक दूसरे को रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा।
तो यहाँ भी वही हुआ ना, साइज का बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी का बात नहीं कर रहे हैं, साइज का बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर साइज में डिफरेंस है वहाँ तो वो एक दूसरे को रिप्लेस कर नहीं सकता है। मोटा पतला वाला जगह पे आके एडजस्ट नहीं कर पाएगा, और जो उससे पतला है वो मोटा को हिला डुला नहीं पाएगा, तो दोनों एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, संभव नहीं है। लेकिन अगर दोनों ही पतला हो, दोनों ही मोटा हो, तो फिर वो एक दूसरे को एडजस्ट कर लेगा। अरे तुम हटो हमको बैठने दो, वो कहेगा तुम हटो हमको बैठने दो, है कि नहीं? हाँ, सेम साइज रहेगा था। तो वही बात है यहाँ पर, ये अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय है क्या? अलॉय है क्या? हाँ, सॉलिड सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको? सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन मीन्स क्या? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब सॉलिड रहता है इसमें, लेकिन मिक्स करते इसमें सॉलिड नहीं रहता है। ये सारे को हम लोग जो मिक्स करते हैं, है ना, एक चीज़ याद रखना, तो जो अलॉय बनता है उसमें जो सबसे पॉपुलर है आयरन को, आयरन का अलॉय का नाम क्या है? स्टील। सबसे पॉपुलर अलॉय कौन है? सबसे पॉपुलर अलॉय कौन है? मोस्ट पॉपुलर अलॉय यही ना है, आयरन या स्टील ही ना मोस्ट पॉपुलर अलॉय। यार कोई है स्टील, इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? कॉपर। मेन इंग्रेडिएंट का आयरन है। मेन इंग्रेडिएंट क्या है? आयरन। अब इसमें अलग अलग कंपनी अलग अलग चीज़ में मिलाता है, ठीक है? क्या क्या मिलाता है मालूम है? क्रोमियम, वेनेडियम, ठीक है? इसके साथ क्या क्या मिलाता है? क्रोमियम, वेनेडियम, ठीक है? क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, ठीक है, एंड मैग्नीज, ठीक है? मैग्नीज है, निकेल भी रहता है, ठीक है? कहीं कहीं टीन भी दे देते हैं, लीड भी दे देते हैं, मतलब ये मेन है, ठीक है? इसके अलावा कार्बन, कार्बन जरूर है, ये सब के अलावा कार्बन भी होता है, ठीक है? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब भी। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये तो जरूर रहेगा, कुछ में नाइट्रोजन कुछ में हाइड्रोजन, समझ गए? ये डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम अलग से, ये सारा डी में, ये सारा डी में है ना, इसीलिए इसका नाम है। डी के साथ एडजस्ट हो। अब कंपनी ये सारा भी मिला सकती है उसमें, या इसमें से एक दो दो कार्बन जरूर मिलाएंगे। स्टील जब बनेगा कार्बन जरूर मिलेगा, क्योंकि कार्बन से ही हार्डनेस आता है। स्टील बहुत हार्ड होता है, ठीक है? और हार्डनेस क्यों आता है अभी हम बताएंगे, इस नेक्स्ट टॉपिक का होगा, ठीक है? इंटरस्टिशियल, सम फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल, उसमें, ठीक है? कार्बन ही जो है इसमें जो है हार्डनेस का, ये सब स्ट्रेंथ है। अब होता क्या है कि ये सारा चीज़ अगर मिक्स हो गया तो आयरन के क्रिस्टल में से ये सब क्या करता है, आयरन का जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको हटा हटा करके ये सब चला जाता है। जिस रेशियो में मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स करेंगे तो ज़्यादा आयरन को हटाएगा, कम मिक्स करेंगे कम आयरन को हटाएगा। जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि हम 50% तो ये सब नहीं मिलेगा, तो बहुत महंगा हो जाएगा, समझिए कि नहीं? जितना ज़रूरत है ये सब जो अदर चीज़ मिक्स किया जाता है वो मुश्किल से 5% तक मिक्स किया जाता है, इससे ज़्यादा मिक्स नहीं किया जाता। 5, 6, 7, 8% तक मिक्स किया, 10% हो गया बहुत ज़्यादा हो गया, समझ गया ना? बेस्ट क्वालिटी फिर हो गया 10%, उतना में ही हो जाता है, तो ज़्यादा मिला के क्या करेंगे? तो कॉस्टली पड़ जाएगा, ये सब कॉस्टली है। आयरन थोड़ा सस्ता है लेकिन ये सब तो कॉस्टली है, ये जितना मिलाएंगे उतना कॉस्ट बढ़ेगा, समझ गए? तो जितना में काम बन जाता है उतना ही हम लोग
मिक्स करते हैं। मिक्स करने से पहले क्या करते हैं, ये सारे चीज़ को जिस रेशियो में मिलाना है, रिसर्च वर्क चलते रहता है कि कितना कितना क्या मिलाने से कितना हार्डनेस आएगा, कितना मेलिएबिलिटी रहेगा, कितना डक्टिलिटी रहेगा, ये सब बात होता है। तो इसमें मेलिएबिलिटी डक्टिलिटी कम हो जाता है ये करने से। आयरन में जब ये सब मिक्स कर लेंगे तो इसका मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी कम हो जाता है। समझ गया कि स्टील हार्ड होता है तो मेलिएबिलिटी डक्टिलिटी कम हो जाता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, वेट बियरिंग कैपेसिटी। समझ गए कि नहीं? है अलॉय बनाने से फ़ायदा क्या है कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, मतलब होल्ड करने का कैपेसिटी, किसी जितना ज़्यादा वेट को वो होल्ड कर पाता है, ये कैपेसिटी बढ़ जाता है। लेकिन मेलिएबिलिटी डक्टिलिटी ये दोनों घट जाएगा। ठीक है। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं अलॉय फॉर्मेशन, फिर पढ़ते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, है ना? बात एक ही है, बात एक ही है। होता क्या है कि ये जो कार्बन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बहुत रिएक्टिव, तो ये सिर्फ क्रिस्टल के में के जगह पे नहीं जाता है क्योंकि बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, ये सिर्फ अगर मिला दें तो ये हो गया हमारा अलॉय। लेकिन जब कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मिलाते हैं ना, तो वहाँ पर कंपाउंड भी बन जाता है। ये जो कार्बन नाइट्रोजन है ना, वो आयरन के साथ रिएक्ट कर लेता है। समझ के रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेता है, कार्बाइड बना लेता है, नाइट्राइड बना लेता है, हाइड्राइड बना लेता है। और ये सबको रहने के लिए आयरन को हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों का एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है। छोटा, बहुत ही छोटा होता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट के कंपैरिजन में कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज बहुत ही छोटा होता है। थर्ड पीरियड का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है ना, थर्ड में सबसे ऊपर में ग्रुप एलिमेंट, ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव है ना ये सब, तो सबसे छोटा है, सबसे ऊपर में, नीचे आएगा तो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये सब जो है क्रिस्टल में जब जाता है तो आयरन के जो पोजीशन है उसको नहीं रिप्लेस करता है ये जो बीच में जगह खाली है जिसमें वो, इसीलिए बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और बॉन्ड बना लेता है इसके साथ, उसके साथ केमिकल बॉन्ड बना लेता है। समझ गया ना? मेटालिक बॉन्ड नहीं बना, समझ गया ना? वो केमिकल बॉन्ड बना लेता है, कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, आयनिक बॉन्ड बना लेता है। और रहने के लिए जगह का समस्या नहीं है। जब ये क्रिस्टल बना हुआ है, बीच बीच में जगह खाली है, उस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, उसको हम लोग बोलते हैं वॉइड, है ना? तो जब इस तरह का कंपाउंड, इस तरह का फीलिंग होता है तो वो हो गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो हम लोग साथ में अभी पढ़ेंगे, और क्या पढ़ रहे हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। तो ये भी कब होता है? जब हम अलॉय बनाते हैं उसी समय होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, जैसे हम सारा जो ये होता है तो ये सबका तो स्फेरिकल ना होता है, हाँ? ये बीच में खाली जगह है ना, ये इंटरस्टिशियल साइड, ऐसे तीन होगा, ये बीच में खाली जगह है, ये इंटरस्टिशियल साइड, क्योंकि सारा आइटम तो स्फेरिकल है। तो जब वो अरेंज होगा तो बीच में खाली रहेगा। हाँ, ग्लास ले लो घर में और गुल्ली को रखो, कहते हैं ना गुल्ली खेलने, हाँ, उसको रखो, देखो तो ग्लास पूरा भरता है क्या? नहीं, बीच बीच में खाली रहेगा। पानी डालोगे तो उस खाली जगह में पानी चला जाएगा। गुल्ली से ग्लास भर गया, उसके बाद उसमें पानी डालो तो पानी चला जाएगा सफिशिएंट क्वांटिटी में। क्यों चला गया? बीच बीच में जो खाली जगह उसमें पानी गया। उसी तरह वही काम करता है कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। वो जो बीच बीच में खाली जगह रहता है वो किसी को हटाता नहीं है। जैसे ये सबको जब हम मिक्स करते हैं क्या करता है कि आयरन का जो अपना साइट है उसको आयरन को भगा देता है और उसके जगह पर ये सब चला जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टल वैसा ही रह गया, क्रिस्टल का खाली मेंबर बदल गया। और ये क्या करता है, जो बीच बीच में खाली जगह है, ये बीच बीच में जो खाली जगह जिसको हम लोग वॉइड बोलते हैं, ये खाली जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं।
या इंटरस्टिसेस बोलते हैं, इंटरस्टिसेस, ठीक है ना, वही है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। उस इंटरस्टिसेस में चला जाता है, उस वॉइड में चला जाता है, ठीक है। तो रहने का जगह का प्रॉब्लम नहीं, तो बीच में जो खाली जगह है उसके चलते वो इलास्टिक होता है। बीच बीच में जो खाली जगह था ना, उसके चलते इसमें मेलिएबिलिटी था, उसी के चलते डक्टिलिटी था आयरन में, इसी के चलते मेलिएबिलिटी था, बीच बीच में जो जगह खाली है। अब उस जगह को हम भर देंगे तो हार्ड हो जाएगा। अब जगह नहीं बचा है तो शिफ्टिंग कैसे करेगा? आया समझ में? तो पूरा जगह को भर दिया, कोई जगह खाली नहीं है, वो जो जगह खाली था उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन चला गया, और जा कर के ये खाली करके बैठा नहीं, इसने जा कर के केमिकल बॉन्ड बना लिया, केमिकल रिएक्शन कर लिया, तो कंपाउंड बन गया उसके अंदर, ठीक है ना। मतलब अलॉय के अंदर कंपाउंड का भी फॉर्मेशन हो गया थोड़ा बहुत, बीच बीच में जहाँ जहाँ इंटरस्टिसेस है तो वहाँ इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी आ गया, समझ गया कि नहीं? तो पूरे का पूरा भर गया ना, समझ में आया? जिसके चलते हार्डनेस होता है, ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है ना, इसके चलते हार्डनेस आ जाता है, छोटा जगह में जाता ही नहीं है, वहाँ जाके रिएक्शन भी कर लेता है, ठीक है, कंपाउंड बना लेता है। मेन जो इंग्रेडिएंट है, जैसे मेन इंग्रेडिएंट यहाँ आयरन लिए, समझ में आया? हाँ, तो स्टील का बहुत सारा क्वालिटी है, मार्केट में आता है, स्टेनलेस स्टील, ये स्टील, वो स्टील, बहुत तरह का नाम है, सब कंपनी अपना अलग अलग नाम स्टील का है, तो सब एक ही चीज़ है ना। वेरिएशन क्या चीज़ है? सब में आयरन रहेगा और सब में कार्बन रहेगा, दो चीज़ कन्फर्म है, एक आयरन रहेगा, एक कार्बन रहेगा स्टील में, दो चीज़ कन्फर्म है, ठीक है। उसके अलावा ये सब ऑप्शन है, कितना डालना है नहीं डालना है, दो चीज़ कन्फर्म। तो सारे कंपनी दो चीज़ तो देगा, उसके अलावा इधर कितना कॉस्ट रखना है उनको, ठीक है, किस एरिया में बेचना है, किस पर्पज़ से बेचना है, उसके हिसाब से बनाता है, अपना नाम रख देता है, सब तो है स्टील ही। तो हो गया वेराइटी ऑफ स्टील, उसमें स्टेनलेस स्टील को सबसे अच्छा माना जाता है। स्टेनलेस नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसमें दाग उग लगता नहीं है, इसलिए नाम पड़ा स्टेनलेस। स्टेन मतलब दाग धब्बा, स्टेनलेस बिना दाग धब्बे का, तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टील को हम लोग बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। उसमें दाग धब्बा कुछ भी नहीं लगता है, जंग लगने का कोई चांस नहीं है, कभी भी नहीं लगेगा, है ना। बहुत सारा स्टील में लग भी जाता है, क्वालिटी ख़राब रहता है, ठीक रेशियो में नहीं मिला है, ठीक है। आगे समझ में? तो अलॉय फॉर्मेशन एंड इंटरस्टिशियल फॉर्मेशन दोनों एक साथ हो गया। ये जब होता है साथ में ही होता है, अलग अलग होता नहीं है, इसीलिए हम एक साथ होता है, समझ गए ना। जब अलॉय बनाते हैं तो दो काम होता है, एक काम होता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो मेन एलिमेंट्स क्या ओरिजिनल साइड को हटा के अपने उसके जगह पे आ गया, तो क्रिस्टल वैसा ही रह गया, ठीक है, लेकिन डिफरेंट आ गया, तो थोड़ा सा इसमें जो है मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी कम हो गई। दूसरा चीज़ क्या होता है, बीच बीच में जो खाली जगह होता है उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जैसा छोटा छोटा, मतलब डी ब्लॉक तो ऐसे ही छोटा छोटा है, उस पर उससे भी सोचो छोटा है ये कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वो उस छोटे छोटे इंटरस्टिशियल साइट्स पर, इंटरस्टिशियल साइट्स वॉइड्स, उसमें जाकर के बैठ जाता है, तो इसके कारण हार्डनेस बढ़ जाता है, ठीक है। आगे अब समझ में? ठीक है। अब अलॉय बनाने का फ़ायदा क्या है? अच्छा, और भी अलॉय बनता है, जैसे ब्रास हुआ, बहुत कॉमन है ना। ब्रास में क्या रहता है? कॉपर प्लस जिंक। ब्रास में क्या रहता है? कॉपर प्लस जिंक रहता है, ये भी एक अलॉय है, ठीक है। उसके बाद ब्रॉन्ज, उसके बाद एक और अलॉय बनता है ब्रॉन्ज, ठीक है। इसमें कॉपर प्लस टीन, कॉपर प्लस टीन, टीन का क्या है सिंबल? हाँ, नहीं बोलो, SN, ठीक है। तो ब्रॉन्ज किससे बनता है? कॉपर और टीन से। ये लगभग 50-50% का रहता है दोनों का, समझ गए?
तो ये 3 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्टील, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ये 3 अलॉय जो है बहुत पॉपुलर है। उसमें स्टील तो मोस्ट पॉपुलर है। उसके बाद अगर पॉपुलैरिटी का बात करेंगे तो इसी दोनों का आता है, ब्रास और ब्रॉन्ज का ही आता है, ठीक है ना। कॉपर जल्दी ख़राब हो जाता है, तो जिसके कारण ब्रास और ब्रॉन्ज बनाता है, तो उसका जो लॉन्जिविटी आ जाता है ना, उसका एज बढ़ जाता है, ठीक है। तो अलॉय फॉर्मेशन करने से और इंडस्ट्रियल कंपाउंड फॉर्मेशन होने से क्या फ़ायदा है? फ़ायदा होता है कि रस्टिंग फिर नहीं होता है, कोरोजन नहीं होता है। सबसे मेन फ़ायदा क्या है? कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। केमिकल रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। केमिकल रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अलॉय फॉर्मेशन और इंटरस्टिशियल फॉर्मेशन दोनों एक साथ होता है। ये दोनों एक साथ होने से जो पहला एडवांटेज आता है कि इसमें इसका मेलिएबिलिटी कम होता है, डक्टिलिटी कम हो जाता है, हार्डनेस बढ़ जाता है, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ, TENSILE, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, मतलब वेट बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, यानी भारी से भारी सामान उठाने का क्षमता हो जाता है इसमें, ठीक है। आगे समझ में, जैसे छत बनाना है, ठीक है ना, तो इसमें जो छड़ देंगे, अलॉय वाला छड़ देंगे, उस समय ज़्यादा जंग नहीं लगेगा। पहले तो लोहे का डायरेक्ट देते थे ना, अब अलॉय वाला भी आने लगा है। समझ गए कि नहीं? हैं? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गया। इसके बाद इसका फिजिकल और केमिकल बिहेवियर भी बहुत का ऑल्टरेशन हो जाता है, उसमें बदलाव हो जाता है, ठीक है। तो पहला क्या बताया कि मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। आयरन का जितना मेल्टिंग पॉइंट है उससे और ज़्यादा हो जाएगा, जब उसको स्टील में बना देंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो पहले जो 3-4 एडवांटेज बताए, उसके अलावा हम एडवांटेज बता रहे हैं, है ना। पहले 3-4 एडवांटेज बताए, बनाने से क्या फ़ायदा होता है, मेन पर्पस वही होता है जो पहले होता है ना। क्या बताया? मेलिएबिलिटी कम हुआ, डक्टिलिटी कम हुआ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गया। मेनली इसी के लिए अलॉय बनाया जाता है, और अलॉय बनेगा तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनेगा ही, उसकी गारंटी है, क्योंकि एक ही साथ होता है। कार्बन उसमें देंगे ही, नाइट्रोजन उसमें देंगे ही, हाइड्रोजन उसमें देंगे ही, तो वो सब क्या करता है, हार्डनेस बढ़ा देता है, ठीक है। आ गया समझ में? आया बस समझ में? तो फिजिकल और कैरेक्टरिस्टिक जो है इंटरस्टिशियल और अलॉय का जो केमिकल एंड फिजिकल एडवांटेज है, तो वो एडवांटेज में हम लोग पहला क्या कहेंगे? तो एडवांटेज क्या क्या मिला कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया प्योर मेटल के कंपैरिजन में। आयरन से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा स्टील का, है ना। कॉपर से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा ब्रास का, कॉपर से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा ब्रॉन्ज का। आई बस समझ में? ठीक है। दूसरा क्या हो गया, पहले ही बता चुके हैं, बहुत हार्ड होगा, ठीक है। और हार्डनेस में एक एग्जांपल बोराइड्स होता है, बोरोन ऑक्साइड का एंट्री हो जाए अगर किसी चीज़ में, उसी को बोराइड्स बोलते हैं, ठीक है। बोरोन हाइड्राइट, ये सब को जब हम लोग एंट्री करा देते हैं तो वो और ज़्यादा हार्डनेस, इतना हार्ड हो जाता है कि वो डायमंड के जैसा हार्ड हो जाता है। दुनिया का बोराइड्स को अगर हम इंट्रोड्यूस कर देंगे इसमें किसी भी अलॉय में, तो उसका हार्डनेस जो है डायमंड के बराबर हो जाता है। यानी हम कटिंग वगैरह पर्पस के लिए डायमंड को छोड़ के इसका भी यूज़ कर सकते हैं। डायमंड महंगा है ना, कटिंग में बहुत के लिए खर्च करना पड़ेगा, तो हम इसमें अलॉय जो बनाएंगे उसमें बोराइड्स का एंट्री करवा देंगे, BORIDES, बोराइड्स का एंट्री करा देंगे। तो बोराइड्स का जब एंट्री हो जाएगा तो इसकी हार्डनेस लगभग डायमंड के जितना होता है, तो फिर डायमंड के जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, मतलब ऑर्नामेंट छोड़ करके बाकी जगह जहाँ कटिंग पर्पस है, शार्प करने का पर्पस है ना, जहाँ पर उसको चमकाने का पर्पस है, बाकी जगह तो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसको ऑर्नामेंट्स में यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बाकी जगह जो हम लोग डायमंड का यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट्स को छोड़ करके, वहाँ तो हम यूज कर सकते हैं इसका, क्योंकि बाकी जगह जो हम यूज करते हैं डायमंड का, उसके हार्डनेस की वजह से यूज़ कर सकते हैं।
ऑर्नामेंट्स तो हार्डनेस के वजह से नहीं है, उसके ब्यूटी के वजह से है। तो दोनों का पर्पस अलग है, ठीक है ना। तो बोराइड्स को अलग जगह हम लोग यूज करें, एक ऑर्नामेंट्स को छोड़ करके। उसके बाद क्या एडवांटेज है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका मेंटेन रहता है और बढ़ ही जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और इसका है अलॉय बनाने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर हम उसको हार्ड बना देते हैं तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो रहता है, कुछ जगह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। जब उसमें बहुत कम चीज़ मिक्स करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ता है। आई बात समझ में? मतलब अलॉय बनाते हैं तो उसमें जब हम इसे मिक्स करते हैं तो अगर हल्का हल्का अमाउंट में मिलाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हेवी क्वांटिटी में ये सबको मिला देंगे ना तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी कंडक्टिविटी घट जाएगा। और जब रेसिस्टेंस बढ़ जाता है तो वो भी एक हमारे लिए एडवांटेज है। मेल्टिंग पॉइंट हाई हो रहा है ना, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो रहा है, एक्सट्रीमली हाई हो रहा है। अगर हम हीटर बनाएंगे अलॉय से, आयरन को डायरेक्ट हम गर्म कर देंगे तो मेल्ट कर जाएगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा हाई टेम्परेचर पर। लेकिन जब इसको अलॉय बना देंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, मेल्ट नहीं करेगा। रेसिस्टेंस बढ़ गया जिसके चलते वो जल्दी हीट हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा, उसके बाद भी वो मेल्ट नहीं करेगा। उसके अलावा इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। जब हम ज़्यादा मिला देंगे ना ये परसेंटेज में तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो रिएक्शन नहीं करेगा इवन एट हाई टेम्परेचर। तो हमारा जो हीटर बनता है, गीजर बनता है, प्रेस करते हैं, उसमें भी लगाते हैं हीटिंग कॉइल। तो जहाँ जहाँ भी हीटिंग कॉइल हम यूज करते हैं वहाँ सब जगह जो है, वहाँ सब जगह अलॉय का यूज करते हैं, डायरेक्ट आयरन का यूज नहीं करते हैं, समझ गए। और अलॉय में जो मिक्सिंग करते हैं ना ये सब इंग्रेडिएंट का थोड़ा हाई क्वांटिटी में करते हैं, तो और ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ने की वजह घट जाता है फिर, ठीक है। रेसिस्टेंस बढ़ जाता है तो हीट जल्दी होता है, ज़्यादा हीट एनर्जी देता है। तो ये सब एडवांटेज है कि नहीं? तो इधर भी एडवांटेज हो गया, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घट भी गई तो भी एडवांटेज हो गया कि हमारे लिए हीटिंग एलिमेंट्स तैयार किया, हीटिंग मटेरियल तैयार किया। क्योंकि नॉर्मल मेटल को हीट करेंगे तो थोड़ा हाई टेम्परेचर होगा तो मेल्ट कर लेगा, वो तो ज़्यादा देर चलेगा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट चलेगा, उससे ज़्यादा वो हीटर नहीं चलने वाला अगर हम डायरेक्ट मेटल का बना दें तो। इसीलिए हम अलॉय का बनाते हैं हीटिंग एलिमेंट, समझ गए कि नहीं? हाँ, क्लियर? अब अगर समझ में लेस रिएक्टिव हो गया और ज़्यादा क्वांटिटी में मिला देते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील है, उसमें तो हाई क्वांटिटी में से मिला रहता है तो ऑलमोस्ट इनर्ट हो जाता है, किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं करता। अगर रिएक्शन करता तो उसके ऊपर क्या होता, कोरोजन होता। तो अच्छे क्वालिटी का स्टील है, मतलब ये जो इंग्रेडिएंट है ये हाई क्वांटिटी में मिला हुआ है, इसलिए उसके जो रिएक्टिविटी है, केमिकल रिएक्टिविटी वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट इनर्ट है। स्टेनलेस स्टील में तो होगा ही नहीं रिएक्शन। स्टेनलेस स्टील का मतलब वो इनर्ट है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना। सिर्फ एसिड से बचाना, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड छोड़ करके बाकी किसी से वो रिएक्ट नहीं करेगा, है ना। स्टील में बोलते हैं ना खट्टा चीज़ नहीं, है ना, खट्टा चीज़ रखेगा धीरे धीरे, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रखेंगे फास्ट, बस खट्टा चीज़ और एसिड को नहीं उसमें रखेंगे, बाकी सारे के लिए वो इनर्ट है, समझ गए? आगे बस समझ में। तो ये सारा एडवांटेज है। तो इस तरीके से ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स ख़त्म हो गया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। आप स्पेसिफिक कुछ कंपाउंड पढ़ेंगे उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आज ओवर हो गया, उसका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना था डी ब्लॉक एलिमेंट का वो सारे, और यही सारा कैरेक्टरिस्टिक हम लोग में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग तो यहाँ पढ़ लिया है ना, लगभग रीजन भी वही रहता है, कैरेक्टरिस्टिक भी वही रहता है, तो हल्का फुल्का वेरिएशन होगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का खत्म हो गया, ओके।